जैसे ही प्लेन का व्हील वेल ओपन हुआ और लैंडिंग गियर्स बाहर आए तो विजय की डेड बॉडी व्हील वेल से स्लिप हो गई और एक गार्डन में फेल्थम एरिया के पास जाकर गिर गई। फेंसिंग पार करके एयरपोर्ट के अंदर घुस जाता है और चुपके टरमैक पे पहुंचने की कोशिश करता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये इमेजिन कर पाना मुश्किल है कि उस समय कितना डर लगा होगा उसे। यानी कि बॉडी का स्लो हो जाना। अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसके साथ कुछ वैसा ही हुआ होगा जो सैनी ब्रदर्स वाले केस में प्रदीप सैनी के साथ हुआ था, यानी कि बॉडी का सस्पेंडेड एनिमेशन मोड में चले जाना। कि जो भी लोग प्लेन से लटके हुए थे वो टेक ऑफ के थोड़ी देर बाद ही गिर गए। काबुल के आसपास बिल्डिंग्स पर और रनवे के पास लोगों ने आसमान से बॉडी गिरती हुई देखी। खैर, 22 फरवरी 1970 का वो दिन आ ही जाता है, लेकिन हर बार की तरह शुरू करते हैं। ये फोटो जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, इसमें एक जिंदा आदमी प्लेन से गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कोई एआई जनरेटेड फोटो या इमेजिनरी पेंटिंग नहीं है, बल्कि एक असली फोटो है जो ऑस्ट्रेलिया में साल 1970 में जॉन गिल्पिन नाम के एक फोटोग्राफर ने अपने लेंस की टेस्टिंग करते वक्त सिडनी एयरपोर्ट के पास एक्सीडेंटली खींच ली थी। ये दुनिया की उन हिस्टोरिकल फोटोज में से एक है जिसे देखकर रूह कांप जाती है। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? फोटोग्राफर को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जो फोटो उसने जस्ट अभी क्लिक की है उसके पीछे की कहानी कितनी ज्यादा शॉकिंग है। बात 55 साल पहले की है। हुआ कुछ ऐसा था कि कीथ सेप्सफोर्ड नाम का एक 14 साल का लड़का ऑस्ट्रेलिया की लार्जेस्ट सिटीज में से एक सिडनी में अपने पेरेंट्स के साथ रहता था। कीथ सेप्सफोर्ड हाल ही में एक इंटरनेशनल फैमिली ट्रिप से वापस आता है, एक ऐसी ट्रिप जो उसके अंदर दुनिया घूमने का जबरदस्त जुनून पैदा कर देती है। कीथ के पापा चार्ल्स कहते थे कि उसके अंदर हमेशा से ही मूव पे रहने की अर्ज थी, बस चलते रहना, नई नई जगह देखना। कीथ घर पे टिकने वालों में से नहीं था। उसके पेरेंट्स ने परेशान होकर साउथ सिडनी के एक रोमन कैथोलिक इंस्टीट्यूट में, या फिर यूं कह लो कि एक तरह के बॉयज हॉस्टल में उसका एडमिशन करवा दिया। ये हॉस्टल मेनली मेंटली चैलेंज्ड बच्चों के लिए था और कीथ के पेरेंट्स को लगा कि इस हॉस्टल में कीथ को डालने से शायद कीथ सुधर जाएगा और वह घर पे रहने लगेगा। लेकिन इसका जस्ट उल्टा हुआ। कीथ 2 दिन में ही उस हॉस्टल से भाग गया और पहले की कुछ रातें सिडनी में इधर उधर बाहर सड़कों और फुटपाथ पे सो के बिताने लगा। कहा जाता है कि हॉस्टल से भागने के बाद इन कुछ दिनों में ही कीथ ने उस दर्दनाक मौत वाली कहानी को याद किया जो उसके पिता ने उसे एक बार सुनाई थी। कीथ के पिता ने उसे एक बार कहानी सुनाई थी कि कैसे एक स्पेनिश बॉय एक एरोप्लेन के अंडर कैरेज में घुसकर ट्रैवल कर रहा था और गिरकर उसकी मौत हो गई थी। कीथ के पिता चार्ल्स ने यह कहानी उसको डिस्करेज करने के लिए सुनाई थी, लेकिन कीथ के साथ उल्टा हो जाता है। वो 14 साल का लड़का इसी कहानी से एंकरेज हो जाता है और प्लेन के व्हील वेल में स्टो अवे करके दुनिया घूमने की ठान लेता है। इन दोनों इंपॉर्टेंट शब्दों का मतलब आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि आगे इस वीडियो में इन दोनों शब्दों का यूज बार बार होता रहेगा। व्हील वेल का मतलब होता है प्लेन के लैंडिंग गियर्स या यूं कह लो कि टायर्स जहां फोल्ड होकर अंदर छुपते हैं, उस कंपार्टमेंट को व्हील वेल कहते हैं। बेसिकली ये एरोप्लेन की टायर्स रखने की अलमारी जैसा होता है। और स्टो अवे का मतलब होता है जो बंदा बिना टिकट के छुप के या इलीगली किसी व्हीकल, प्लेन या शिप एक्सेट्रा में ट्रेवल करे, उसे स्टो अवे कहते हैं। खैर, 22 फरवरी 1970 का वो दिन आ ही जाता है। हॉस्टल से भागा हुआ 14 साल का कीथ सेप्सफोर्ड दुनिया घूमने के इरादे से सिडनी किंग्सफोर्ड स्मिथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट की फेंसिंग या बाउंड्री वॉल के पास पहुंच जाता है। जैसे तैसे कीथ फेंसिंग पार करके एयरपोर्ट के अंदर घुस जाता है और चुपके टरमैक पे पहुंचने की कोशिश करता है। टरमैक का मतलब होता है एयरपोर्ट का वो हार्ड सरफेस जहां प्लेन्स खड़े होते हैं या फिर टेक ऑफ और लैंडिंग से पहले रुकते हैं। आज से 55 साल पहले 1970 में इस लेवल की सिक्योरिटी एयरपोर्ट पर नहीं हुआ करती थी जैसी आज होती है। इसी वजह से कीथ सेप्सफोर्ड फाइनली एयरपोर्ट के टैक्सीवे तक चुपके से पहुंचकर जापान एयरलाइंस के पार्क्ड डगलस DC-8 एरोप्लेन के व्हील वेल में दबे पांव घुस जाता है। उसमें बैठकर अपनी जगह बना लेता है और अब बस वो इंतजार कर रहा था उस पल का जब उसके सपनों की उड़ान शुरू होगी। कुछ घंटे बीत जाते हैं और उसके बाद टेक ऑफ के लिए प्लेन सबसे पहला मूवमेंट करता है। प्लेन रनवे की तरफ जाना शुरू करता है और कीथ की धड़कनें तेज होने लग जाती हैं। जापान एयरलाइंस का ये प्लेन ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से जापान के टोक्यो तक जा रहा है। इस सफर का डिस्टेंस लगभग 7,500 किलोमीटर होने वाला है और फ्लाइट का टाइम भी लगभग 8 से 9 घंटे होने वाला है। कीथ ने अपना सपना पूरा करने के लिए खतरनाक तरीका चुना। इसी तरह काफी लोग अपने टेढ़े मेढ़े दांतों को सीधा करने के लिए पेनफुल ब्रेसेस लगवाने जैसा खतरनाक तरीका चुन लेते हैं, जबकि उन्हें चुनना चाहिए एक स्मार्ट सॉल्यूशन जो कि है टूथसी के कंफर्टेबल इनविजिबल अलाइनर्स, जो बिना दर्द और बिना दिक्कत के स्माइल को परफेक्ट बनाते हैं। टूथसी बाय मेको के इनविजिबल अलाइनर्स से लोग बिना किसी डर के अपने दांत अलाइन करवा रहे हैं। टूथसी टीथ अलाइनर्स आपके टेढ़े मेढ़े दांतों को सीधा और दांतों के बीच के गैप्स को बंद कर देते हैं बस 6 से 12 महीनों में, जिसका मतलब ये मेटल तार वाले ब्रेसेस से काफी फास्ट हैं। ब्रेसेस वाले ट्रीटमेंट के दौरान आपको कई तरह के फूड रिस्ट्रिक्शंस रखने पड़ते हैं। इनफैक्ट इन ब्रेसेस में खाना भी फंस जाता है, जिसकी वजह से कैविटीज जैसी प्रॉब्लम फ्री में ही मिल जाती है। इसी प्रॉब्लम का एक इनविजिबल और कंफर्टेबल सॉल्यूशन है टूथसी बाय मेको के टीथ अलाइनर्स। इन अलाइनर्स की सबसे बेस्ट बात यह है कि ये कंप्लीटली इनविजिबल है, यानी कि आपने इन्हें पहना भी होगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसके अलावा ये इस तरह से इजीली रिमूव भी किए जा सकते हैं ताकि आप अपने दांतों को प्रॉपर्ली साफ कर सको और ओरल हाइजीन को भी बिना किसी परेशानी के मेंटेन कर सको। अलाइनर्स बनवाने का प्रोसेस भी एकदम सिंपल है।
है। आपको बस टुत्सी की वेबसाइट पर एक 3D टीथ स्कैन बुक करना है और उनके एक्सपर्ट्स घर आकर स्कैन करते हैं, या फिर आप अपने नजदीकी क्लिनिक सेंटर भी विजिट कर सकते हो। उसके बाद ऑर्थोडोंटिस्ट द्वारा आपको एक स्माइल प्लान भेजा जाता है। जैसे ही आप प्लान अप्रूव करते हो तो कुछ ही दिनों में आपके कस्टमाइज्ड अलाइनर्स डिलीवर हो जाते हैं। टुत्सी के US FDA क्लियर्ड अलाइनर्स हजारों डेंटिस्ट और ऑर्थोडोंटिस्ट द्वारा अप्रूव्ड हैं और इससे 3 लाख से ज्यादा लोगों को ऑलरेडी अपना ड्रीम स्माइल मिल चुका है। गारंटीड रिजल्ट के साथ साथ EMI ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, स्टार्टिंग एट जस्ट ₹2500 पर मंथ। आज ही टुत्सी की वेबसाइट या ऐप से घर बैठे बुक करो एक फ्री टीथ स्कैन और शुरू करो अपनी स्माइल मेकओवर जर्नी। फ्री टीथ स्कैन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अभी क्लिक करो। फाइनली वो पल आ ही गया जब प्लेन फुल थ्रस्ट पे जाता है, टेक ऑफ करता है और हवा में हो जाता है। यहाँ तक कीथ सेप्सफोर्ड की कहानी में सब अच्छा ही अच्छा था। फिलहाल वो खुश था कि सब जैसा उसने सोचा था वैसा का वैसा ही हो रहा है, लेकिन उससे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। कीथ सेप्सफोर्ड ने सपने में भी नहीं सोचा था कि प्लेन के लैंडिंग गियर्स यानी कि टायर्स हवा में उड़ने के बाद वापस जब अंदर आएंगे तो व्हील वेल फिर से ओपन होगा। जिस बात का डर था वही हुआ, व्हील वेल ओपन हुआ और 14 साल का वो कीथ सेप्सफोर्ड जो दुनिया घूमना चाहता था 200 फीट की ऊंचाई से नीचे जमीन पर गिर गया और उसकी मौत हो गई। इस पूरे इंसिडेंट में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट ये भी कैप्चर हुआ कि सिडनी एयरपोर्ट के पास ही जॉन गिल्पिन नाम का एक फोटोग्राफर अपने कैमरे के नए लेंसेज को टेस्ट करने के लिए इसी एरोप्लेन के टेक ऑफ की फोटो कैप्चर कर रहा था और कुछ इस तरीके से ये हिस्टोरिकल फोटो कैप्चर हुई जिसमें प्लेन तो टेक ऑफ करता हुआ आ गया पर बेचारा 14 साल का कीथ सेप्सफोर्ड भी प्लेन से गिरता हुआ कैप्चर हो गया। ये कोई साधारण फोटो नहीं है। आप ठहर के इस फोटो को अच्छे से देखोगे तो आपको भी ये एहसास होगा कि सबसे बुरी बात ये थी कि उस बेचारे बच्चे के पास गिरते वक्त इतना टाइम था कि उसे अपनी गलती और बदकिस्मती का एहसास हो रहा हो। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये इमेजिन कर पाना मुश्किल है कि उस समय कितना डर लगा होगा उसे। इमेजिन कर पाना तो ये भी मुश्किल है कि इस फोटो को देखने के बाद कीथ के पेरेंट्स पे क्या बीती होगी जब आपका जवान लड़का ऑलरेडी स्ट्रगल से गुजर रहा हो और आप उसे लाइफ में ट्रैक पर लाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हो। तब ऐसा सीन देखना कितना ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग होगा। व्हील वेल में घुसने की वजह से कीथ के साथ जो हुआ उस इंसिडेंट ने हमें इस सवाल पर लाकर खड़ा कर दिया है कि अभी कुछ दिन पहले काबुल से दिल्ली आने वाली फ्लाइट में एक 13 साल का लड़का भी तो व्हील वेल में घुस के आसानी से जिंदा दिल्ली पहुंच गया। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कीथ तो व्हील वेल से गिर गया लेकिन ये 13 साल का लड़का व्हील वेल में पूरे 1.5 घंटे से ज्यादा की इंटरनेशनल फ्लाइट सेफली ट्रेवल करके इंडिया आ पाया? इस सवाल का डिटेल में जवाब आगे दूंगा मैं इसी वीडियो में, लेकिन फिलहाल ये समझो कि टेक्नीशियंस ये मानते हैं कि अगर कीथ सेप्सफोर्ड उस दिन गिर के ना मरता तो भी बहुत ना के बराबर चांसेस हैं कि फ्लाइट के जापान पहुंचने तक वो जिंदा बच पाता। जब व्हील वेल में स्टो अवे करके ट्रेवल करने वाले लोगों पर स्टडी की गई तो ये पाया गया कि फैटेलिटी रेट 77% से ज्यादा है, यानी कि ऐसे इलीगली व्हील वेल में घुस के ट्रेवल करने वाले हर 100 में से 77 से ज्यादा लोग डेस्टिनेशन पर पहुंच ही नहीं पाते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं। और जो बचे हुए लोग अगर जिंदा पहुंच भी जाते हैं उसमें रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कंडीशन में ऐसा होता है कि बंदा सही सलामत पहुंचा हो, जैसा कि हमें कुछ दिन पहले हुए काबुल टू इंडिया वाले 13 ईयर ओल्ड अफगान बॉय के केस में देखने को मिला। अदरवाइज जो लोग जिंदा पहुंचते भी हैं वो असल में इस कंडीशन में जिंदा पहुंचते हैं कि उसके बाद में जिंदगी जीने का कोई खास मतलब रह नहीं जाता। इस डेंजरस तरीके से सफर करने से मौत हो जाने के पीछे या फिर परमानेंट इंजरी हो जाने के पीछे टेक्नीशियंस टोटल 5 रीजंस मानते हैं। सबसे पहला रीजन है हाइपोक्सिया यानी कि ऑक्सीजन की कमी। जब प्लेन 30 से 40 हजार फीट से ऊपर उड़ता है तो हवा बहुत पतली हो जाती है, मतलब ऑक्सीजन बहुत कम मिलती है। ह्यूमन बॉडी को सही तरह से चलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और जब ऑक्सीजन कम हो जाती है तो दिमाग धुंधला हो जाता है, आदमी कंफ्यूज हो जाता है, बेहोश तक हो जाता है या फिर मर भी सकता है। इस कंडीशन को हाइपोक्सिया कहते हैं। व्हील वेल में कोई ऑक्सीजन नहीं होती तो ज्यादा देर तक वहां रहने का मतलब है दिमाग का फेल होना और मौत के बहुत करीब आ जाना, इसलिए व्हील वेल में ट्रेवल करना ऑलमोस्ट सुसाइडल ही होता है। दूसरा रीजन है हाइपोथर्मिया यानी कि सोच भी नहीं सकते ऐसी सर्दी। जब प्लेन इतनी ज्यादा हाइट पकड़ लेता है तो व्हील वेल में टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस से -60 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, यानी कि इतना ठंडा कि आदमी का बॉडी टेम्परेचर बहुत जल्दी डाउन हो जाता है। जब बॉडी अपना नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाती तो ऑर्गन्स फेल होने लगते हैं, ब्लड फ्लो रुकता है और आदमी के जिंदा बचे रहने के चांसेस नहीं होते। कोल्ड की वजह से फ्रॉस्ट बाइट भी होता है जिसमें इंसान के हाथ पैर का हिस्सा ऐसा हो जाता है जैसे सड़ गल गया हो। ऐसे एक्सट्रीम कोल्ड में सर्वाइव करना किसी मिरेकल से कम नहीं है। तीसरा रीजन तो वही है जो हमने कीथ के केस में देखा, लैंडिंग गियर्स खुलते या बंद होते वक्त प्लेन से गिर जाने के पूरे चांसेस। टेक्नीशियंस कहते हैं कि इस समय अगर कीथ बच भी जाता तो चांसेस है कि लैंडिंग करते वक्त जब लैंडिंग गियर और व्हील वेल फिर से ओपन होते तब भी कीथ प्लेन से गिर सकता था। चौथा इंपॉर्टेंट रीजन है परमानेंट हियरिंग डैमेज। प्लेन के इंजन के पास नॉइज लेवल बहुत ज्यादा होता है, 140 डेसिबल तक, जो कि रॉकेट लॉन्च के बराबर लाउड होता है। अगर आदमी लंबे समय तक बिल्कुल एक्सपोज्ड हो इस
शोर के सामने तो उसकी हियरिंग परमानेंटली डैमेज हो सकती है। टिनाइटस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, यानी कि कान में घंटी बजना। व्हील वेल में बिना किसी प्रोटेक्शन के एक्सपोज रहने का मतलब है अपनी हियरिंग को जिंदगी भर के लिए खत्म करवा लेना। पांचवा मोस्ट इंपोर्टेंट और लास्ट रीजन है बॉडी क्रश। लैंडिंग गियर रिट्रैक्ट होने के टाइम व्हील वेल का स्पेस बहुत छोटा होता है और मेटल पार्ट्स उलझते हैं। स्टोअवे यानी कि वो बंदा जो इलीगली ट्रेवल कर रहा है, वो अगर जरा भी गलत जगह पर रहे तो गियर के पार्ट्स उसके ऊपर आ सकते हैं या उसको क्रश कर सकते हैं, जिससे बॉडी को सीवियर इंजरीज या उस बंदे की डेथ तक हो सकती है। कंपैरिजन के लिए ये स्क्रीन पे दिख रहा है ना, एरोप्लेन के टायर का साइज और इंसान का साइज। प्लेन के मैकेनिकल पार्ट्स और उनका मूवमेंट भी इतना पावरफुल होता है कि इंसान का जीवित बचना मुश्किल है। इन सब चीजों की वजह से व्हील वेल में छुप के ट्रेवल करना एक डेंजरस गैम्बल जैसा है, या यूं कह लो कि अपनी जिंदगी से सट्टा खेलने जैसा है। और यही रीजन है कि 77% से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा देते हैं। खैर, अभी कुछ दिन पहले हुए काबुल टू दिल्ली वाले 13 ईयर ओल्ड अफगान बॉय वाले केस ने उन दोनों भाइयों की याद दिला दी जो साल 1996 में इसी सेम तरीके से ट्रेवल कर रहे थे। ध्यान से देख। तो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज जो है कि करीब 7-8 तारीख है और आज पता नहीं, कंफर्म नहीं है कि आज कितना तारीख है। तो आज जो है कि हम लोग घूमने आए हैं और आप लोगों के लिए खास इन्फॉर्मेशन हम लेके आए हैं कि हम जो है कि न्यू बाइक परचेज कर लिए हैं। और वो कौन सा बाइक है ये भी आपको हम बता देते हैं। जो हम बाइक परचेज किए हैं वो है राइडर का, नहीं टीवीएस का राइडर, जो कि है टॉप वेरिएंट। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि बाइक देखना होगा, या तो उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा, या तो मोटो ब्लॉगिंग के लिए वीडियो चाहिए होगा। तो आप जो है कि हम मेरे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, जिससे कि हम कमेंट पे रिप्लाई भी देंगे और उस पर वीडियो बनाने का भी कोशिश करेंगे। तो आप जो है कि वीडियो के नीचे कमेंट करके हमको बता सकते हैं कि आपको जो है कि कैसा कंटेंट चाहिए। तो वैसा ही कंटेंट आपको हम ला के देंगे बाइक से रिकॉर्डिंग में। और अभी जो है कि हम लिए हुए बाइक 1-2 दिन हुआ है, अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। और गाइस, अभी उसका नंबर प्लेट वगैरह नहीं आया है, अभी नंबर प्लेट आना बाकी है। अभी सारा कुछ में अभी टाइम लगेगा, पता नहीं कितना लगेगा। वहाँ से बोला है शोरूम से कि कॉल करेंगे, नंबर प्लेट आएगा। तो अभी कॉल वगैरह कुछ नहीं आया है, तो बोला है कि 10-15 दिन में आ जाएगा। अब देखते हैं कब तक आता है। और आप लोग अपना सपोर्ट नहीं दिखाते हैं गाइस, तो आप हमें सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, जिससे कि हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है ना गाइस, कि थोड़ा सा काम करने का। तो वो आप नहीं करते हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। और देख सकते हैं ये जो अभी हम अभी घूमने आए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं एरिया, ये देखिए, ये हम लोगों का स्विमिंग पूल है जो कि आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, ओनली जो है कि विलेज एरिया में ही मिलेगा। और बहुत सारी जगह में है ना भी गाइस, तो गंदा है। जैसे दिल्ली का देख लीजिए, वहाँ पे कैसा है दिल्ली का नदी, वो भी बहुत सारा प्रॉब्लम होता है गाइस, तो आपको ही पता ही है। तो पर हम लोगों का जो भी मौसम भी देख सकते हैं, बारिश का मौसम है और अभी थोड़ा थोड़ा हो रहा है बारिश। और अभी हम लोग जाने वाले हैं ड्यूटी पे। तो हाँ गाइस, आपको बताना भूल गए कि हम मीशो में भी काम करते हैं, एक डिलीवरी बॉय का। और आपको उसके भी रिकॉर्डिंग जानना है या पूछना है, या तो ब्लॉगिंग चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर भी हम ब्लॉगिंग ला के आपको दे देंगे। ओके गाइस। और फिलहाल तो भी गाइस देख सकते हैं कि ये देखिए नदी, उधर देखिए आप, इस साइड देखिए कितना बड़ा है, और इस साइड देखिए उससे भी ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पे जो है ना गाइस कि हम लोगों का यही पानी से जो है ना कि पूरा खेत वगैरह जो होता है ना वो सब हो जाता है यही पानी से। मतलब जैसे कि धान का खेती हो गया, और गेहूं का, सरसों का, आलू का, बहुत सारे ऐसे खेती है, फसल हम लोग लगाते हैं जो है कि अपने लिए, और वो हो जाता है यही पानी से। बारिश मतलब उतना नहीं होता है, इधर कम ही होता है। पर यहाँ पे जो पानी स्टोर होता है ना गाइस, ये पानी से हम लोग जो है कि खेती करते हैं, और हम लोग का उससे हो जाता है, मतलब इतना हो जाता है हम लोगों का कि खाने के लिए भी 1 साल 2 साल सोचना नहीं पड़ता बहुत, और बेच भी देते हैं, क्योंकि गाइस ज़्यादा दिन रखने के बाद ख़राब हो जाता है। तो उतना 2-3 साल कौन रखता है, हर साल तो हो ही जाता है, तो बेच भी देते हैं। और गाइस अभी तो फ़िलहाल क्या बताएं आपको, अभी धान लगा हुआ है, और छठ पूजा के बाद जो है कि धान जो लगा हुआ है
वो कटेगा। यानी कि कुछ लोगों को पता नहीं होगा कि धान क्या होते हैं, तो राइस जानते होंगे आप लोग, चावल को राइस बोलते हैं। तो उसका खेती अगर आपको देखना है उसका खेती, तो आप कमेंट कीजिएगा, हम वीडियो बना के ला देंगे, जिससे कि आपको राइस का खेती भी दिखा देंगे कि राइस का खेती कैसा होता है, क्या क्या प्रोसेस है, सारा कुछ A to Z बता देंगे आपको। और गाइस अभी तो फ़िलहाल यही है। और आपको बताना भूल गए, देखिए यहाँ पे जो ये है ना, ये हम लोगों का ये पंचायत सरकार भवन है। यहाँ पे जो है कि जितने भी कर्मचारी लोग होते हैं, जैसे कि अपना पंचायत का मुखिया हो गया, सरपंच हो गया, डीलर हो गया, या तो और बहुत सारे जो सरकारी कर्मचारी लोग आते हैं, वह सबका यहीं पे जो है कि काम होगा। यहीं पे सब लोग आएंगे, बैठेंगे। और जस्ट उसके बगल में देख सकते हो वाइट कलर का एक बिल्डिंग आपको और दिख रहा होगा, तो वो जो बिल्डिंग है वो कॉलेज बन रहा है अभी BA का। तो मेरे गांव में 1 से लेके BA तक का जो है कि पढ़ाई होगा। यहाँ BA का कॉलेज है, गांव के उस साइड में 1 से लेके 12 तक का कॉलेज है। तो हम लोगों का गांव में भी थोड़ा बहुत विकास हो रहा है, फिर भी उतना विकास नहीं हो रहा है, तो थोड़ा बहुत विकास हो रहा है धीरे धीरे। और गाइस अभी बारिश हो रहा है और काम पे भी जाना है, क्या करें कुछ समझ नहीं आता है, पर जाना तो पड़ेगा, बिना गए कुछ नहीं है गाइस। काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, समझे गाइस। ओके गाइस, चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।